हेलो, तो आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो कैसे हो आप सब? आज करेंगे क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर, जो है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और तुम्हारा हिंदी में कहते हैं इसको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलो, आप देखो इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या। एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, याद रखना बेसिक से। तुम्हें अगर नहीं आता हो तो इस क्लास के बाद तुम सीख जाओगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तुमने देखो, तुम इसे छोटी क्लास में पढ़ रखे हो। तुमने इसे क्लास 6th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा और 9th में पढ़ा होगा, तब जाके तुम 10th में आए हो। ठीक है, ये सारी क्लास तुमने पास कराया होगा। तो इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें इस चैप्टर की भी रहती है, तुम शुरू से पढ़ रहे हो। मेजरली तुमने 7th में तुमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, वो सारी रिएक्शन इसमें हम पढ़ेंगे आज। देखो, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन होता क्या है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। चलो देखो, रासायनिक अभिक्रिया होता है, तुमने देखो सबसे पहले मैं इससे दो टॉपिक बताता हूँ जो तुमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें जो तुमने छोटी क्लास में नहीं पढ़ा है वो भी सीख लो इसमें। ठीक है, तो देखो, तुमने 7वीं क्लास में एक पढ़ा होगा केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? बताना कमेंट में, पढ़ा था तो पढ़ा था, नहीं पढ़ा था कोई बात नहीं, चलो इस क्लास में पढ़ लेंगे। केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। और फिजिकल चेंज को कहते थे भौतिक परिवर्तन। कहते थे, नहीं कहते थे? चलो, अब तुमने ये पढ़ा। अब केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता था। फिजिकल चेंज पढ़ा था तुमने कि किसी भी वस्तु की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस हो रहे हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो फिजिकल चेंज हो जाता था। अब केमिकल चेंज क्या था? केमिकल चेंज होता था अगर उसमें कहीं रंग में परिवर्तन आ गया या कभी उसके स्टेट में परिवर्तन आ गया, यानी कि कुछ चेंजेस हो गए उसके स्टेट में, तो इसमें इस केस में हम कह सकते थे कि केमिकल चेंज हो रहा है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक नया सब्सटेंस बन रहा है, कोई भी एक नया पदार्थ बन रहा है विथ उसके पास कौन सी है, एक न्यू प्रॉपर्टी है। क्या है? एक न्यू प्रॉपर्टी है। इसको हम कहते थे केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज जो पढ़ा था वही तुम्हारा केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन देखो क्या लिखा है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मतलब कोई भी एक मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है या कोई भी चेंज हो रहा है तो उसमें एक नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? एक नया पदार्थ जिसको हम दोबारा उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। चलो मान लो तुमने देखा, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड यहां लिख लेते हैं। चलो ये बताओ, डाइजेशन ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड यानी कि खाने का पचना या भोजन का पचना, खाने का पचना। क्या तुम पचे हुए भोजन को वापस खाने में बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो याद रखना ये क्या है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये उत्क्रमणीय अउत्क्रमणीय प्रोसेस होता है। उत्क्रमणीय, हिंदी में कहते हैं अउत्क्रमणीय प्रक्रिया है। क्या है ये? अउत्क्रमणीय प्रक्रिया है। मतलब ऐसी चीज जो रिएक्शन के बाद दोबारा उस चीज में कन्वर्ट ना हो सके। जैसे मान लो तुमने देखा कि मान लो तुमने बर्फ है, ठीक है, तो बर्फ को तुमने उसको बॉईल किया तो वो क्या हो गया तुम्हारा, गर्म किया तो तुम्हारा क्या बन गया, पानी। पानी लिक्विड फॉर्म में, तो उसको क्या तुम पानी को वापस फ्रिज में रख दोगे, वापस बर्फ बन जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, ये तो फिजिकल चेंज हो गया। पर केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी चीज नया बन रहा है तो उसको हम वापस दूसरी चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया केमिकल रिएक्शन। अब देखो, केमिकल रिएक्शन में दो चीज आते हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। देखो, रिएक्टेंट क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच टेक अ पार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। देखो, जो भी चीज हम रिएक्शन करवा रहे हैं, जिस जिस चीज का हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो तुम्हारा हो जाएगा रिएक्टेंट। ठीक है, और जो हमारा जो रिएक्शन के दौरान बनकर आ रहा है, जो हमारा रिएक्शन में बनकर आ रहा है वो तुम्हारा हो जाएगा प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब जो भी तुम्हारा बनकर आ रहा है वो तुम्हारा हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, और जो तुम मिला रहे हो यानी कि जिसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो, जो जो मिला के, वो तुम्हारा हो जाएगा रिएक्टेंट। जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन लिख देता हूं, अगर मैग्नीशियम को तुम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, MgO। ठीक है,
अगर इसको रिएक्शन कराया तो ये वाला जो तुमने मिलाया ये इसको कहते हैं हम रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, यानी कि कहेंगे हिंदी में अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। ठीक है। अब जो तुम्हारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया? ये हो गया प्रोडक्ट। क्या हो गया? प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद बन गया। ये क्या बन गया? उत्पाद। जो तुम्हारा बनकर तैयार हुआ वो तुम्हारा क्या हो गया? प्रोडक्ट। ठीक है। अब देखो, अब इसके कुछ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि बताओ केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल बताओ कुछ। तो केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल लिख देना, एक डाइजेशन ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। कोई भी बर्निंग हो रहा है तो कोई भी चीज जल रही है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रही है, कि जब तक ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में रहेगा जब तक चीजें जल सकती है। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर से खत्म तो कोई भी चीजें जल नहीं पाएगी, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो याद रखना, कोई भी चीज जल रही है, बर्निंग की कोई भी चीज हो रही है, बर्न हो रही है, तो वो समझ जाना क्या है? केमिकल रिएक्शन है, यानी कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तभी कोई भी चीज जल रही है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, क्लियर? जितना अगर समझ में आया तो पूछ सकते, अगर इतना कोई भी कॉन्सेप्ट में तुम्हें डाउट हो रहा है तुम कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, उस वीडियो को मैं दोबारा एडिट करके उसमें कुछ बना के तुम्हें बता सकता हूँ। ठीक है, चलो, नहीं तो अगर कुछ और समझना है तो वीडियो को दोबारा तुम रिप्ले करके देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो अब करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहले देखो, केमिकल इक्वेशन में वर्ड इक्वेशन आता है। वर्ड इक्वेशन में तुम्हें स्पेलिंग के साथ लिखा होगा, उसके सिंबल यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखते हैं। वर्ड इक्वेशन में जैसे पूरा लिख दिया है कि जिंक। जिंक क्या है? जिंक का सिंबल नहीं लिखा है, सीधा लिख दिया है जिंक। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, प्लस में तुम्हारा लिखा है जिंक सल्फेट, प्लस में तुम्हारा हाइड्रोजन। ठीक है, ये तुम्हारा जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया, यानी कि इन दोनों को रिएक्शन करवाया, तो ये हो गया तुम्हारा जिंक सल्फेट और ये बन गया तुम्हारा हाइड्रोजन। ठीक है, रिलीज हो गया। अब इसको केमिकल इक्वेशन में लिखो, तो केमिकल इक्वेशन में जिंक प्लस H2SO4 और ये जिंक सल्फेट और तुम्हारा हो गया H2। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन। अब देखो जिंक को ही क्या लिखा है? Zn। जिंक को ही Zn कहते हैं। ठीक है, याद रखना। और सल्फ्यूरिक एसिड को ही तुम्हारा क्या है? H2SO4 कहते हैं। प्लस इसके बाद ये दोनों का रिएक्शन कराया तो तुम्हारा बना जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को कहते हैं ZnSO4। ठीक है, और हाइड्रोजन को कहते हैं H2। तो ये तुम्हारा रियल इक्वेशन होता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। प्लस अब केमिकल रिएक्शन होता क्या है, इसका यूज कहाँ? याद रखना 1 से लेकर 30 तक तुम्हें सिंबल याद रखने हैं, कोई भी एलिमेंट्स के। ठीक है, एलिमेंट्स के सिंबल याद रखने हैं, तभी तुम्हारा क्या होगा? ये रिएक्शन तुम केमिकल इक्वेशन को लिख पाओगे। ठीक है, चलो, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अ केमिकल इक्वेशन यानी केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स केमिकल इक्वेशन। देखो, कैन बी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन में, मतलब केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन में लिख सकते हैं। इसमें होना क्या क्या चाहिए? इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल्स। इसमें हम सिंबल का यूज करेंगे। क्या करेंगे? सिंबल का यूज करेंगे। प्लस और इसमें हम एलिमेंट के सिंबल का यूज करेंगे। और क्या करेंगे? देखो, और उसके केमिकल फॉर्मूला और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ फिजिकल स्टेट, मतलब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे और उसके साथ उसका फिजिकल स्टेट लिखेंगे। फिजिकल का स्टेट का मतलब है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, इसका केमिकल फॉर्मूला है। प्लस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाले में उसमें फिजिकल स्टेट होनी चाहिए कि यह सॉलिड में है, लिक्विड में है, या गैसेस में है, या फिर इसका एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि तुम्हारा जलीय विलयन है। ठीक है, ये तुम्हारा होता है फिजिकल स्टेट। तो ये पूरा था तुम्हारा केमिकल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, कितना अमाउंट हमें लेना है। याद रखना, जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस क्यों करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ठीक है, याद रखना। आगे करते हैं, चलो। चलो तब देखते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिया हुआ है। ठीक है, एक रिएक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया है केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, तो देखो आयरन में अगर आयरन को पानी के साथ रिएक्शन कराया है तो ये आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिलीज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। चलो, तो अब इसमें हमें सबसे पहले इसको बैलेंस कैसे करना है। ये अनबैलेंस्ड है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, यानी कि स्टेप वन स्टेप वन को हिंदी में कहते हैं चरण एक, यानी कि स्टेप वन यानी कि चरण एक हिंदी में। ठीक है, हिंदी वाले भी समझ लेना। चलो, अब स्टेप वन में क्या करना है। स्टेप वन में सबसे पहले हमें करना है जितने भी इक्वेशन या
तुम्हें केमिकल फॉर्मूला दिया है, सबको पे डब्बा बनाना है। क्या बनाना है? डब्बा, एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? बॉक्स। तो चलो, तो Fe है एक, तो Fe पे डब्बा बना दो। ठीक है, Fe पे डब्बा बना दिया। प्लस पानी है तो पानी पे डब्बा बनाओ, पानी पे डब्बा बना दिया। चलो ठीक है, उसके बाद Fe2O3 है तो इस पे डब्बा बनाओ, Fe2O3 प्लस H2 पे डब्बा बनाओ, H2। पहला स्टेप सिर्फ इतना ही करना था, पहले स्टेप में सिर्फ डब्बा बनाना। ठीक है, सेकंड स्टेप, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हमें नंबर ऑफ एटम काउंट करना है। क्या करना है? नंबर ऑफ एटम काउंट करना है, हिंदी में चरण 2। ठीक है, तो स्टेप 2 में हमें नंबर ऑफ एटम काउंट करने हैं। तो ये बताओ इसमें कितने एलिमेंट है? आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ना, वही है बस। कितने एलिमेंट है पहले गिन लो। आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन ही है। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो पहले एलिमेंट, एलिमेंट यानी कि तत्व। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स सीधा लिख दो, ये नंबर ऑफ एटम्स लिख दो, रिएक्टेंट में कितने हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है, यानी कि परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या ब्रैकेट में लिख दो, किस क्या, ब्रैकेट में लिख दो उत्पाद, उत्पाद नहीं सॉरी अभिकारक, अभिकारक कहते हैं ना रिएक्टेंट को, अभिकारक। ठीक है, यहाँ पे लिखो। अब नंबर ऑफ एटम्स किसमें? प्रोडक्ट में। नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या उत्पाद में। ठीक है, संख्या उत्पाद में। ठीक है, चलो अब इसको काउंट करो, देखो पहले कितने हैं ये देखो। सबसे पहले क्या क्या है देखो, एक है आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तीन है। चलो चेक करो, देखो इसके पास कितने एटम है। देखो एटम हमेशा नीचे लिखे रहते हैं। ठीक है, तो आयरन के नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे आयरन कितने हैं, यहाँ पे एक है। हमें देखो रिएक्टेंट इधर वाला होता है, प्रोडक्ट इधर वाला होगा, याद रखना। इस इधर वाले को कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक। ठीक है, और इसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, उत्पाद, और इसको कहते हैं अभिकारक। याद रखना, बाद में कंफ्यूजन हो गई थी। आयरन कितने हैं? एक। अब प्रोडक्ट में चेक करो, आयरन यहाँ पे तो दो हो गया, आयरन कितने हो गए? आयरन तो दो हो गया यहाँ पे। ठीक है, आयरन तो यहाँ पे दो हो गया। अब चेक करो हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, और यहाँ पे कितने हो गया? यहाँ पे भी हाइड्रोजन दो ही है, मतलब हाइड्रोजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। पर ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, और यहाँ पे कितने हैं? ऑक्सीजन यहाँ पे तो एक है। ठीक है, और यहाँ पे तो पर तीन है, प्रोडक्ट के साइड तो तीन है। तो अगले स्टेप में हमें जो हायर नंबर है, जो मतलब जो ज्यादा हो रहा है, जैसे ऑक्सीजन के ज्यादा एटम जो है वो प्रोडक्ट में, तो सबसे पहले इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सारे एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है, जो सबसे पहले जो ज्यादा नंबर्स में थे, तुम्हें पता है ऑक्सीजन कितने थे? ऑक्सीजन तुम्हारे तीन थे। यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑक्सीजन तुम्हारे प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में कितने थे? रिएक्टेंट में एक ही था, और प्रोडक्ट में तुम्हारे तीन थे। ठीक है, और जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन तुम्हारा प्रोडक्ट में दो है, और इसमें कितने हैं? इसमें भी दो है, तो ये तो मैच था। तो आयरन कितने थे? आयरन देखो, आयरन रिएक्टेंट में कितने थे? एक ही था, और यहाँ पे आके दो हो गया। तो पहले इसको यहाँ पे मैंने एक बार छोटे से ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, तो अब चेक करो, सबसे पहले ऑक्सीजन तीन है, क्या है? ऑक्सीजन तीन है, तो बैलेंस करो। याद रखना जो नंबर लगाओगे वो इसके कोफिशिएंट में लगाओगे, मैथ में तुमने पढ़ा होगा कोफिशिएंट इसके आगे लगता है, याद रखना। तो ऑक्सीजन यहाँ पे तीन है, ठीक है, और यहाँ पे तो एक ही है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे तीन लगा देता हूँ, तो यहाँ पे भी तीन हो जाएगा और यहाँ पे भी तीन हो जाएगा। तो ये तो तुम्हारा ऑक्सीजन को हमने बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब स्टेप 4 में जितने भी एलिमेंट है उस सबको बैलेंस कर देंगे। स्टेप 4 जो होगा
यानी कि चरण 4 जो होगा इसमें सारे एलिमेंट को हम बैलेंस कर देंगे। चलो तो देखो Fe, ध्यान से करना ठीक है, गलत हो जाएगा वरना, और ये बहुत जरूरी टॉपिक है, याद रखना। Fe2O3 प्लस में ब्रैकेट में H2, ठीक है। अब चेक करो, देखो अब तुम्हारा हमने ये बैलेंस कर दिया था, और इसे भी हमने यहाँ पे कुछ नहीं है ना। चलो अब देखो, अब हमने जब ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो ये देखो, ये ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो याद रखना ये और ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूनी 6। जो ये वाले और ये वाले जो होते हैं, ये वाला और ये वाला जो होते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो मतलब 3 दूनी 6। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन देखो इसका मतलब है कि 3H2, ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा हाइड्रोजन कितने हैं 6, और यहाँ पे तुम्हारा 3O है, तो यानी कि इसका मतलब हो गया ऑक्सीजन कितने हो गए 3। तो ऑक्सीजन यहाँ भी 3 और ऑक्सीजन यहाँ भी 3, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर हाइड्रोजन गड़बड़ा गया है ना, हाइड्रोजन मतलब बिगड़ गया। अब देखो हाइड्रोजन इसमें 6 हो गया है ना, और यहाँ पे तो 2 ही है हाइड्रोजन, यहाँ पे तो 6 हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ तो 2 ही हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लगेंगे, अब 6 करने के लिए हम यहाँ पे भी 3 लगा देंगे, क्या लगा देंगे 3। तो हाइड्रोजन भी 6 हो गया, ऑक्सीजन भी 3 हो गया, और तुम्हारा यहाँ पे रह गया क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या रह गया, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 हो गया, और ऑक्सीजन 3 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, आयरन को 2 करना है, तो ये आयरन 2 हो गया, ऑक्सीजन अब क्या इक्वल हो गए, चेक करो क्या सारे एलिमेंट इक्वल हो गए, क्योंकि याद रखना कोई भी एलिमेंट इसको बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो देखो आयरन कितने हो गए 2, यहाँ पे भी 2 है, चलो ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, चलो मान लिया हमने। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 3 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 है इक्वल, हाइड्रोजन इसमें 3 दूनी 6 यानी कि 6 है, यहाँ पे भी 6 है, मतलब सारे एलिमेंट इक्वल हो गए। अब क्या करना है, अब हमें करना है क्या कि हमें इसके पहले हमें लिखना है इसके फिजिकल स्टेट, जो तुम्हारा स्टेप 5 हो गया, स्टेप 5 वो तुम्हारा क्या होगा, यानी कि चरण 5, चरण 5 में तुम्हें इसके क्या लिखने हैं, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट यानी कि तुम्हारा क्या हो गया, भौतिक अवस्था, यानी कि कौन सा लिक्विड में है, कौन सा गैस में है, याद रखना, ठीक है, भौतिक अवस्था। चलो लिखते हैं फिर एक बार।